सी शार्प या सी हैश के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और उनके आंसर जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं। यदि ये पूछा जाता है कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सी शार्प या सी हैश ओवर सी प्लस प्लस और जावा, तो इसमें उत्तर ये होना चाहिए कि लाइक सी प्लस प्लस एंड जावा, सी शार्प इज ऑल्सो अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज जनरली मोर एफिशिएंट देन जावा एंड हैज यूजफुल फीचर्स सच एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। और सी हैश इज बेस्ड ऑन सी प्लस प्लस। देखिए सी हैश जो है वो सी प्लस प्लस पे बेस्ड है और उसके एडवांटेजेस क्या है, टाइप सेफ है, कॉम्प्रिहेंसिवली इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है और जो सिंटेक्स जो हैज बीन सिंप्लीफाइड इन सेवरल इंपॉर्टेंट वेज। सबसे इंपॉर्टेंट, सी हैश इंटरऑपरेट्स एक्सेप्शनली वेल विद अदर लैंग्वेजेस ऑन द डॉट नेट प्लेटफॉर्म। ध्यान दीजिएगा, डॉट नेट प्लेटफॉर्म जरूर बैकग्राउंड में आप ध्यान रखिएगा। फॉर दिस रीजन सी प्लस प्लस माफ कीजिएगा, सी हैश इज अ बेटर चॉइस फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशंस फॉर डॉट नेट। डॉट नेट एक फ्रेमवर्क होता है बैकग्राउंड में। हाउ आर नेम स्पेसेस यूज्ड इन सी शार्प या सी हैश? क्लासेस इन द डॉट नेट फ्रेमवर्क कैन बी ऑर्गेनाइज यूजिंग नेम स्पेसेस। नेम स्पेसेस एक तरीके से मान लीजिए कि फोल्डर्स होते हैं अलग अलग, और उन फोल्डर्स में आप क्लासेस रखते हैं। द स्कोप ऑफ अ क्लास इज डिक्लेयर्ड यूजिंग द नेम स्पेस कीवर्ड। यू कैन देन इंक्लूड मेथड्स फ्रॉम यूजिंग द नेम स्पेस इन योर कोड बाय इंक्लूडिंग द यूजिंग नेम स्पेस। आपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में यूजिंग नेम स्पेस जिसमें आपकी क्लासेस रखी हैं, एक फोल्डर की तरह मानिए, इस तरीके से उसे रख सकते हैं और प्रोग्राम में उपयोग कर सकते हैं इसका। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? सी प्लस प्लस में भी हमने अब देखा, जावा में भी हमने देखा, तो यहां पर भी सेम चीज है। कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड ऑफ अ क्लास दैट इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड। एक क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है अपने आप। कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेस क्लास पैरामीटर्स एंड हैज द सेम नेम एज द क्लास। इसका नाम वही नाम होता है जो क्लास का होता है और ये क्लास के पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करता है। डिस्ट्रक्टर क्या होता है? अगेन सेम चीज, डिलीट्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लास फ्रॉम मेमोरी। जो आपने क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए हैं उनको डिलीट करता है और ये तब कॉल होता है जब आप कोड आपका रन होना बंद होता है या डिलीट होता है, और जब या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो स्कोप से बाहर निकल जाता है, जहां तक आपका स्कोप डिफाइन किया हुआ वहां से बाहर निकल जाता है, जब प्रोग्राम एग्जिट होता है या फंक्शन से बाहर निकलता है। डिस्ट्रक्टर का नाम भी सेम नाम होता है जो क्लास का होता है, लेकिन इसके आगे टिल्डे, मतलब ऐसा करके यू करके एक साइन होता है टिल्डे। और व्हाट आर मेथड्स ओवरलोडेड इन सी हैश? तो इसमें हाउ कैन यू ओवरलोड? यू कैन ओवरलोड मेथड इन सी शार्प बाय स्पेसिफाइंग डिफरेंट नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स इन द मेथड डेफिनेशन। ओवरलोडिंग मतलब ये होता है कि आप एक ही फंक्शन को काफी काम करवा रहे हैं। तो ओवरलोडिंग कैन हेल्प to give your program the flexibility it needs to operate with different types of data input। अगर इंटीजर देंगे तो इंटीजर की तरह काम करेगा, इंटीजर को जोड़ देगा, फ्लोटिंग पॉइंट देंगे फ्लोटिंग को जोड़ देगा, स्ट्रिंग देंगे तो स्ट्रिंग को जोड़ देगा। इनकैप्सुलेशन, अगेन वही चीजें आती हैं इसमें। इनकैप्सुलेशन, आप क्या करते हैं कि फंक्शन डेफिनेशन और डेटा को एक क्लास में जोड़ देते हैं और इट इज यूज्ड टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ द कोड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। और इसमें क्या है कि दिस अलाउज द प्राइवेट डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी हिडन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। इसमें क्या है कि आप उसको एक कैप्सूल में बांध देते हैं और उसी क्लास कैप्सूल को आप क्लास कहते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो प्रोसेसिंग पार्ट है और जो डेटा पार्ट है वो अलग रहते हैं और रीयूजेबिलिटी बढ़ती है इससे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लास एंड अ स्ट्रक्ट? देखिए देखने में तो ये बहुत सिमिलर है, लेकिन अब क्या डिफरेंस हल्का क्या है कि वेयर इज क्लासेस आर पास्ड बाय रेफरेंस, स्ट्रक्ट आर क्लास बाय पास बाय वैल्यू। वैल्यू की तरह पास होता है स्ट्रक्ट, लेकिन क्लासेस आप जब भी डालेंगे तो हमेशा रेफरेंस के थ्रू ही पास होगी। क्लासेस कैन बी इनहेरिटेड, स्ट्रक्ट कैन नॉट बी इनहेरिटेड। स्ट्रक्ट जनरली गिव बेटर परफॉर्मेंस एज दे आर स्टोर्ड ऑन द स्टैक रादर देन हीप। वे दो मेमोरी होती है हमारी, स्टैक और हीप। जो चीज फास्ट एक्सेस होती है वो आपके स्टैक में होती है, बाकी हीप में जाती है। तो स्टैक जो होता है वो आपके इसके बनिस्बत, क्लास के बनिस्बत ये स्टैक में स्टोर होता है, जहां की वो हीप में होता है आपकी क्लास। जीएसी बड़ा इंपॉर्टेंट ये एक्रोनिम है। जीएसी क्या होता है? द एक्रोनिम जीएसी स्टैंड्स फॉर ग्लोबल असेंबली कैश। तो द जीएसी इज वेयर असेंबलीज आर स्टोर्ड सो दैट मेनी डिफरेंट एप्लीकेशन कैन शेयर दिस असेंबलीज। एक जगह रख दिया, काफी डिफरेंट एप्लीकेशन इसको एक ही जगह पे एक्सेस कर रहे हैं।
तो मल्टीपल वर्जन ऑफ असेंबलीज कैन बी स्टोर्ड इन जीएसी। आप डिफरेंट चीजें रख दीजिए, डिफरेंट वर्जन रख दीजिए विद एप्लीकेशन स्पेसिफाइंग विच वर्जन टू यूज इन द कन्फिग फाइल। आपकी एक एप्लीकेशन की कन्फिग फाइल होगी, वो जो भी वर्जन यूज करना है उसे यूज कर लेगा। हाउ डज डॉटनेट हेल्प टू मैनेज डीएलएल्स ऑन अ सिस्टम? देखिए डीएलएल मतलब ये है कि आपके बहुत सारे डीएल होते हैं सिस्टम में, मल्टीपल डीएलएल्स होते हैं। मैनेजिंग डीएलएल कैन बी पर्टिकुलर डिफिकल्ट इफ देयर आर मल्टीपल वर्जन ऑफ द वेरियस डीएलएल्स। बहुत सारे डीएलएल हो सकते हैं, वर्जन 1, वर्जन 2, कोई ईयर के वाइज हो सकता है। तो इन द डॉटनेट फ्रेमवर्क असेंबलीज आर मैनेज यूजिंग द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मेटा डेटा। ये मेटा डेटा जो मेटा डेटा होता है, डेटा अबाउट द डेटा, एंड यू कैन स्टोर मल्टीपल वर्जन्स ऑफ ईच इन द जीएसी। जीएसी में रख दीजिए, सिस्टम के पास मेटा डेटा है जैसे कन्फिग फाइल होती है, और वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं मल्टीपल डीएलएल्स को। व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिंग बिल्डर? सिस्टम डॉट स्ट्रिंग के बनिस्बत इसका क्या फायदा है? उसका फायदा यह है कि स्ट्रिंग बिल्डर इज मोर एफिशिएंट इन द केसेस वेयर अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन इज डन टू द स्ट्रिंग। जहां बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होता है वहां स्ट्रिंग बिल्डर ठीक है, और क्योंकि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल है, यानी कि चेंज नहीं कर सकते, तो सो इस टाइम इट्स बीइंग ऑपरेटेड ऑन नया इंस्टेंस क्रिएट होगा। और कैन यू स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप्स इन अ सिस्टम डॉट एरे? क्या मल्टीपल डेटा टाइप सिस्टम डॉट एरे में कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हाउ कैन यू सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ एन एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे कर सकते हैं आप? उसके लिए आपके पास सॉर्ट करिए और रिवर्स मेथड कॉल कर लीजिए। व्हाट्स द डॉटनेट डेटा टाइप दैट अलाउज द रिट्रीवल ऑफ डेटा बाय अ यूनिक की? यूनिक की के थ्रू अगर आपको डेटा रिट्रीवल करना है तो उसके लिए हमारे पास है हैश टेबल। व्हाट इज द क्लास सॉर्टेड लिस्ट अंडरनीथ? अ सॉर्टेड हैश टेबल। एंड अगर ये पूछा जाए कि व्हाट्स द सी हैश इक्विवेलेंट ऑफ सी प्लस प्लस कैच? आपको याद होगा कैच, फाइनल, फाइनली, ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं सी प्लस प्लस में। विच वॉज द कैच ऑल स्टेटमेंट फॉर एनी पॉसिबल एक्सेप्शन? इसमें यह है कैच ब्लॉक दैट कैचेज द एक्सेप्शन ऑफ द टाइप सिस्टम डॉट एक्सेप्शन। इसका सी शार्प इक्विवेलेंट ये है। यू कैन ऑल्सो ओमिट द पैरामीटर डेटा टाइप इन दिस केस एंड जस्ट लाइक आप केवल आप कैच और ब्रेसेस लगा देंगे तो भी चलेगा। कैन मल्टीपल कैच ब्लॉक्स भी एग्जीक्यूटेड? क्या मल्टीपल कैच बॉक्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं? नहीं, एक बार जो कैच चल गया तो सीधा वो पहुंच जाएगा आपके फाइनली में। कैच, आप जिन्होंने ये कंस्ट्रक्ट देखा होगा, कैच 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 और लास्ट में फाइनली, तो एक कैच चल गया तो फाइनली पे आ जाएंगे। व्हाट इज बैड आइडिया टू थ्रो योर ओन एक्सेप्शन? अपना एक्सेप्शन थ्रो करने की क्या जरूरत है? अगर आपको पता ही है कि कोई एक्सेप्शन आने वाला है तो कोड क्यों ना लिख दें? यही कहा गया है इसमें कि well, if at that point you know that an error has occurred, then why not write the proper code to handle that error instead of passing a new exception object to the catch block? नया एक्सेप्शन लिखने की जगह अपना खुद ही वो लिख दीजिए, कोड लिख दीजिए। और एक चीज और है, थ्रोइंग योर ओन एक्सेप्शन, अपना खुद का एक्सेप्शन अगर आप कर रहे हैं इसका मतलब डिजाइन में कोई फ्लॉ है आपके प्रोजेक्ट में। व्हाट आर द वेज टू डिप्लॉय एन असेंबली? क्या तरीके हैं कि असेंबली को डिप्लॉय करने के? आप MSI इंस्टॉलर, कैब आर्काइव या xcopy कमांड यूज कर सकते हैं। व्हाट इज अ सैटेलाइट असेंबली? व्हेन यू राइट अ मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल एप्लीकेशन इन द नोड। देखिए क्योंकि अब ये ग्लोबल चीज हो गई है एंड वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द कोर एप्लीकेशन सेपरेटली फॉर द लोकलाइज मॉड्यूल्स। अब इंडिया के लिए कुछ अलग और चाइना के लिए कुछ अलग। द लोकलाइज असेंबलीज दैट मॉडिफाई द कोर एप्लीकेशन इज कॉल्ड सैटेलाइट असेंबलीज। जो कोर एप्लीकेशन को चेंज करती हैं उन्हें हम सैटेलाइट असेंबलीज कहते हैं। वेयर इज द आउटपुट ऑफ टेक्स्ट राइटर ट्रेस लिस्ट सेंटर रिडायरेक्टेड? किस तरफ जाता है? ये जाता है कंसोल और टेक्स्ट फाइल। आप जो पैरामीटर पास करेंगे कंस्ट्रक्टर में, वहां वो चला जाता है आपका आउटपुट। हाउ डू यू डिबग एन ASP.NET वेब एप्लीकेशन? उसको कैसे डिबग करेंगे? उसके लिए आप ASP.NET_WP.exe है, उसको उससे अटैच करिए इसे, और उसको DBG डिबग CLR से डिबगर से कनेक्ट कर दीजिए। कैन यू चेंज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल वाइल डिबगिंग अ C हैश एप्लीकेशन? क्या आप वेरिएबल चेंज कर सकते हैं? यस। अगर आप डिबगिंग वाया विजुअल स्टूडियो.NET कर रहे हैं, बस आपको इमीडिएट विंडो पे जाना पड़ता है और आप इसको चेंज कर सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइडेड डेटा प्रोवाइडर क्लासेस इन ADO.NET? देखिए ADO.NET में जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइडेड है उसमें क्या फायदे नुकसान है? तो SQL Server.NET डाटा प्रोवाइडर इज हाईली स्पीड
it is highly very its speed is very high and robust but requires SQL सर्वर लाइसेंस। अब ये प्रॉब्लम आ गई कि SQL सर्वर लाइसेंस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट से खरीदना पड़ता है। तो OnlyDB.net वो यूनिवर्सल है फॉर एक्सेसिंग अदर सोर्सेज लाइक Oracle, DB2, Microsoft Access and Informix, बट इट्स अ .NET लेयर ऑन द टॉप ऑफ OLE लेयर, सो नॉट द फास्टेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। तो ये चक्कर ये है कि ये खरीदना पड़ता है, ये फास्ट नहीं है। तो ODBC.net इज अ डेप्रिकेटेड लेयर प्रोवाइडेड फॉर द बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी टू ODBC इंजन्स। तो ये फायदे और नुकसान है। एंड व्हाट्स द रोल ऑफ डेटा रीडर क्लास इन ADO.NET कनेक्शंस? इट रिटर्न्स अ रीड ओनली डेटा सेट फ्रॉम द डेटा सोर्स व्हेन द कमांड इज एग्जीक्यूटेड। ये आपको जब कमांड चलेगा तो आपको रीड ओनली डेटा सेट रिटर्न करेगा। What connections does Microsoft SQL Server support? Windows authentication Active Directory के थ्रू और SQL Server authentication via Microsoft SQL Server यूजरनेम एंड पासवर्ड्स। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद। अगर और आपको क्वेश्चंस और आपको चाहिए कि मैं आप बताऊं तो आप मुझे सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिए, लिंक शेयर करिए, तो और स्पेसिफिकली बताइए क्या चाहिए तो उसको मैं बता सकता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद।